ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 691 कोर एवोल्यूशन भाग 2। सार गलियारे के निर्माण द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने पर इवान ने खुद को एक छोटे से कमरे में खड़ा पाया। छोटा कमरा खाली था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्या ये कोर एवोल्यूशन कमरा है जिसके बारे में टॉवर की आत्मा ने मुझे बताया था? इवान ने खाली कमरे को देखने के बाद संदेहास्पद स्वर में कहा, क्योंकि उसे कमरे के भीतर किसी भी तरह की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी जो उसे अपने कोर को विकसित करने में मदद कर सके। जब इवान अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ कमरे के चारों ओर देख रहा था तो कमरे का फर्श अचानक चमक उठा। जब इवान ने देखा कि कमरे का फर्श चमक रहा था और जमीन के नीचे एक अजीब ऊर्जा बह रही थी तो उसने एक भान उठाए। मुझे मत बताओ कि इस कमरे के फर्श के नीचे एक और एल्ड्रिच प्राणी छिपा है, इवान ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ कहा, क्योंकि उसे कमरे के फर्श के नीचे से ऊर्जा का एक उछाल महसूस हुआ। उसके शरीर के भीतर का विश्वसार हिलने लगा और वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही इवान लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, कमरे के फर्श के नीचे से ऊर्जा बाहर आने लगी और एक संरचना का आकार लेने लगी। ये देखकर कि यह कोई एल्ड्रिच प्राणी नहीं था, इवान शांत हो गया और अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से जमीन पर बन रही संरचना को देखने लगा। सिर्फ 1 मिनट में कमरे का आधा फर्श संरचना से ढक गया था और इसे देखते ही इवान महसूस कर सकता था कि उसका प्राइम कोर हिल रहा था, मानो उसे उस पर खड़े होने के लिए कह रहा हो। हालांकि उसका प्राइम कोर उत्साह में हिल रहा था, लेकिन इवान ने तुरंत संरचना पर कदम नहीं रखा और कुछ और मिनटों तक उसे देखता रहा। कुछ और मिनटों तक इसे देखने के बाद इवान के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। ये संरचना रून ऑफ एवोल्यूशन जैसी क्यों दिखती है? इवान ने अचानक अपने सीने पर उकेरे गए रून को देखते हुए बुदबुदाया। इस संरचना का कार्य मेरे कोर को विकसित करना है और रून ऑफ एवोल्यूशन भी एवोल्यूशन से संबंधित है। हो सकता है कि इस संरचना और मेरे रून ऑफ एवोल्यूशन के बीच कोई संबंध हो, इवान ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह अपने अनुमान के बारे में निश्चित नहीं था। रून ऑफ एवोल्यूशन के बारे में उसका ज्ञान बहुत अस्पष्ट था। इसे भूल जाओ, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे दोनों कोर को विकसित करना है, इवान ने एक पल के बाद कहा और टॉवर की आत्मा द्वारा दिए गए आयामी निर्माण आकर्षण को निकाल लिया। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इवान ने एक गहरी सांस ली और आयामी निर्माण आकर्षण को अपने दिल के करीब रखते हुए संरचना पर कदम रखा ताकि वह खतरे की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सके। जिस क्षण इवान ने संरचना पर कदम रखा, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। जब चमकदार रोशनी निकली तो इवान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसने देखा कि संरचना अब एक बेलनाकार आकार की बाधा में संलग्न थी। यहाँ एक बाधा क्यों है? इवान ने जब अवरोध देखा तो भौहें चढ़ा लीं और किसी कारण से बेचैनी महसूस करने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे कोर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं फॉर्मेशन छोड़ दूंगा, लेकिन अब जब यह इस अवरोध से घिरा हुआ है, इवान ने बड़बड़ाया और उसे यकीन नहीं था कि वह अपने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करके इस अवरोध को छोड़ सकता है या नहीं। जैसे ही इवान चिंतित हो रहा था, फॉर्मेशन से एक अजीब ऊर्जा निकलने लगी। फॉर्मेशन से निकलने वाली अजीब ऊर्जा ने आसपास के वातावरण को भरना शुरू कर दिया और बेलनाकार आकार के अवरोध ने इस ऊर्जा को फॉर्मेशन के क्षेत्र से बाहर जाने से रोक दिया। जिस क्षण फॉर्मेशन से अजीब ऊर्जा निकली, इवान का प्राइम कोर उत्साह में हिलने लगा। इवान जल्दी से बैठ गया जब उसने अपने प्राइम कोर की उत्तेजना महसूस की और अपने आसपास की ऊर्जा को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही इवान ने बैठने के बाद अपनी आंखें बंद की, फॉर्मेशन से निकलने वाली ऊर्जा उसकी ओर दौड़ पड़ी। ऊर्जा उसके शरीर के अंदर चली गई और जिस तरह से वह राक्षस कोर की ऊर्जा को परिष्कृत करता था, उसी तरह इवान ने फॉर्मेशन की ऊर्जा को अपने प्राइम की ओर निर्देशित किया। कोर जब संरचना की ऊर्जा उसके प्राइम कोर के संपर्क में आई तो उसका प्राइम कोर ब्लैक होल की तरह उसे अवशोषित करने लगा। ऊर्जा को अवशोषित करते समय इवान बहुत सतर्क था और हर समय अपने मोनाक कोर पर नजर रख रहा था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसके मॉक कोर के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ और उसका प्राइम कोर संरचना की ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता था। इस तरह पलक झपकते ही 10 घंटे बीत गए। इन 10 घंटों के दौरान इवान का प्राइम कोर लगातार फॉर्मेशन की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और इवान को लग रहा था कि वह अगले स्तर पर विकसित होने से बस एक कदम दूर है। 1 और घंटे बाद इवान के प्राइम कोर ने अचानक फॉर्मेशन की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। जब उसके प्राइम कोर ने अचानक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया तो इवान भौंचक्का रह गया, क्योंकि विकसित होने से पहले उसे अभी भी थोड़ी और ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। इवान ने फॉर्मेशन की ऊर्जा को अपने प्राइम कोर की ओर भेजा, लेकिन उसके प्राइम कोर ने सारी ऊर्जा को अस्वीकार कर दिया और उसे अवशोषित नहीं किया। ये देखकर कि उसका प्राइम कोर फॉर्मेशन की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा था, इवान के दिल में एक बुरी भावना बढ़ने लगी।
क्या हो रहा है? मैं महसूस कर सकता हूं कि मुझे बस थोड़ी और ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है और मैं अपने प्राइम कोर को विकसित कर सकता हूं, लेकिन मेरा प्राइम कोर ऊर्जा को अस्वीकार क्यों कर रहा है? इवान ने सोचा और एक बार फिर फॉर्मेशन की ऊर्जा को अपने प्राइम कोर की ओर भेजा। जैसे ही इवान ने फॉर्मेशन की ऊर्जा को अपने प्राइम कोर की ओर भेजा, उसका मोनाक कोर अचानक घूमने लगा। जब इवान ने अपने मोनाक कोर में बदलाव देखा तो उसके हाव भाव बदल गए और उसने तुरंत अपने प्राइम कोर की ओर भेजी गई ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, अचानक उसके मोनाक कोर से एक सक्शन फोर्स फूट पड़ी और फॉर्मेशन की ऊर्जा अपने आप ही उसकी ओर बढ़ने लगी। और जिस क्षण फॉर्मेशन की ऊर्जा उसके मोनाक कोर के संपर्क में आई, इवान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे अपने कोर से एक तेज दर्द महसूस हुआ। अध्याय 692 मूल का ऋण। जिस क्षण फॉर्मेशन की ऊर्जा इवान के मोनाक कोर के संपर्क में आए, उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे अपने कोर से एक तेज दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने कोर से तेज दर्द महसूस किया, उसके कोर की घूर्णन गति धीमी हो गई और उसने फॉर्मेशन की सारी ऊर्जा बाहर निकाल दी जिसे उसने एक सेकंड पहले अवशोषित किया था। जैसे ही उसके कोर की घूर्णन गति धीमी हुई, संरचना की ऊर्जा उसके कोर की ओर दौड़ना बंद हो गई और इवान को जो दर्द महसूस हो रहा था वह कम होने लगा। लगभग 1 मिनट बाद इवान के मोनाक कोर ने पूरी तरह से घूमना बंद कर दिया और सामान्य हो गया। जब उसका मोनाक कोर सामान्य हो गया और उससे होने वाला दर्द पूरी तरह से गायब हो गया तो इवान ने राहत की सांस ली। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि उसने देखा कि उसके मोनाक कोर के साथ साथ उसके प्राइम कोर ने भी संरचना की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया था। उसका प्राइम कोर अगले चरण में विकसित होने से बस एक कदम दूर था, लेकिन ये किसी कारण से संरचना की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दोनों कोर को एक ही समय में विकसित होने की आवश्यकता है, लेकिन इस संरचना की ऊर्जा मेरे मोनाक कोर के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? यही कारण है कि मेरा प्राइम कोर भी विकसित नहीं हो रहा है। इवान ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो मेरा प्राइम कोर तब तक विकसित नहीं होगा जब तक कि मैं अपने मोनाक कोर को इसके साथ विकसित करने का कोई तरीका नहीं खोज लेता। इवान को अपनी स्थिति के बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा। अगर वह अपने कोर को विकसित नहीं कर सकता तो वह रैंक 1 कोर इवॉल्वर नहीं बन पाएगा। भले ही मैं कोर इवोल्यूशन रूम से बाहर निकल जाऊं और सोर्स पिल का इस्तेमाल करूं जिसका इस्तेमाल यूटोपिया के लोग अपने प्राइम कोर को विकसित करने के लिए करते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए काम करेगा। इवान ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि उसे 100% यकीन था कि फॉर्मेशन की ऊर्जा की तरह सोर्स पिल भी उसके प्राइम कोर को विकसित नहीं कर पाएगी जब तक कि उसे अपने मोनाक कोर को विकसित करने का कोई तरीका न मिल जाए। अब मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने शाप दिया और अपनी भौहों को रगड़ा। 1 मिनट के बाद वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक संकल्प दिखाई दिया। हालांकि यह खतरनाक हो सकता है, यह एकमात्र चीज है जिसे मैं अब आजमा सकता हूं, इवान ने बड़बड़ाया और अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक गहरी सांस ली। अपने दिमाग को किसी भी बेकार के विचारों से मुक्त करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर अपने शरीर के अंदर फॉर्मेशन की ऊर्जा खींची। जैसे ही संरचना की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसका मोनाक कोर फिर से घूमने लगता है और पहले की तरह ही संरचना की ऊर्जा उसकी ओर दौड़ती है। फुक! जिस क्षण ऊर्जा उसके कोर के संपर्क में आती है, इवान अपने दांत पीसता है क्योंकि उसे एक बार फिर तेज दर्द महसूस होता है, जैसे कोई उसके दिल में सुई चुभो रहा हो जहां उसका मोनाक कोर स्थित है। पहले की तरह उसके कोर ने संरचना की ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की जैसे कि वह कुछ सड़ा हुआ थूक रहा हो। लेकिन इवान ने उस दर्द को अनदेखा किया जो वह महसूस कर रहा था और उसने मोनाक कोर पर अपने नियंत्रण का उपयोग किया और ऊर्जा को परिष्कृत करने की कोशिश की। जब उसने ऊर्जा को परिष्कृत करने की कोशिश की तो उसके मोनाक कोर की घूर्णन गति अचानक बढ़ गई और उसे लगा कि उसका दिल फट रहा है। इवान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने अपने कोर पर लगभग नियंत्रण खो दिया, जिससे वह संरचना की ऊर्जा को बाहर निकाल सका। सौभाग्य से, इससे पहले कि उसका कोर संरचना की ऊर्जा को बाहर निकाल पाता, इवान ने एक बार फिर उस पर नियंत्रण पा लिया और ऊर्जा को परिष्कृत करने का प्रयास जारी रखा ताकि उसका मोनाक कोर भी विकसित हो सके। हालांकि इवान जानता था कि वह जो कर रहा था वह खतरनाक था और उसके मोनाक कोर को नुकसान भी पहुंचा सकता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपने दिल के पास डायमेंशनल क्रिएशन चार्म को पकड़े हुए था ताकि अगर उसे कोई खतरा नजर आए तो वह तुरंत इसका इस्तेमाल कर सके। 5 मिनट बाद, जब उसके मोनाक कोर ने संरचना से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो इवान अपनी सीमा पर था क्योंकि उसका कोर ऊर्जा को परिष्कृत नहीं कर रहा था और यह ऊर्जा बस उसके कोर को अंदर से भर रही थी, जिससे दिल पर बहुत दबाव पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, इवान ने अपने दांत पीसते हुए कहा और दबाव के कारण ऊर्जा को अवशोषित करना बंद करने ही वाला था कि उसके कोर में अचानक बदलाव दिखाई दिया। जब उसका मोनाक कोर संरचना ऊर्जा से लगभग भर गया तो उसके कोर की घूर्णन गति अचानक बढ़ गई। इसकी घूर्णन गति के साथ साथ इवान को जो दर्द महसूस हो रहा था वह भी बढ़ गया और उसका दिल बुलेट ट्रेन की गति से धड़कने लगा।
उसके अंदर से निकल रही ऊर्जा तरंगें उसके दिल को प्रभावित करने लगीं और इवान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी भी क्षण फट जाएगा। लानत है, इवान ने अपने दांत पीस लिए और तेज दर्द महसूस करने के बावजूद अपने कोर की ओर अधिक ऊर्जा भेजना जारी रखा। जैसे जैसे उसके मोनाक कोर के अंदर अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती गई, उसकी घूर्णन गति बढ़ती गई। कुछ सेकंड के बाद इवान के मोनाक कोर ने आखिरकार ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया और उसका रैंक जो एस पर अटका हुआ था, रैंक 1 की ओर बढ़ने लगा। हालांकि उसके कोर ने ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने के संकेत दिखाए, इवान ने किसी भी तरह की खुशी नहीं दिखाई और उसका चेहरा पीला सफेद हो गया। भाड़ में जाओ, इस दर पर मेरा दिल निश्चित रूप से फट जाएगा, इवान ने अपने दांत पीसते हुए शाप दिया और अपने कोर की ओर गठन की ऊर्जा भेजना बंद करने का फैसला किया। हालांकि वह अपने कोर को विकसित करना चाहता था, उसे यकीन था कि अगर उसने अपने कोर की घूर्णन गति को धीमा नहीं किया तो उसका दिल निश्चित रूप से फट जाएगा। जब इवान अपने कोर की ओर ऊर्जा भेजना बंद करने वाला था तो उसकी छाती से जलन हुई और एक अधिसूचना जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, उसके रेटिना के सामने दिखाई दी। रून उत्पत्ति का सक्रिय किया गया है। अध्याय 693 पांचवां मूलधारक। एक मंद रोशनी वाली प्राचीन गुफा में एक ड्रैगन चमकते हुए सोने और कीमती रत्नों के एक मंच पर सो रहा था। अचानक ड्रैगन की पलकें थोड़ी हिली और उसने अपनी गहरी पीली आंखें खोलीं। ड्रैगन ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, एक शक्तिशाली दबाव सभी दिशाओं में फैल गया और पूरी प्राचीन गुफा हिलने लगी। एक बार जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं, तो एक पल के लिए उनमें अजीब रूह झिलमिलाए जैसे कि ड्रैगन कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। एक पल के बाद ड्रैगन ने धीरे से अपना विशाल सिर उठाया, उसके तराजू उग्र लाल रंग में चमक उठे और उसने एक निश्चित दिशा में देखा। पांचवां मूल धारक आखिरकार प्रकट होने वाला है, ड्रैगन ने उदासीन आवाज में बड़बड़ाया और उसकी गहरी पीली आंखों में दिलचस्पी की झलक दिखाई दी। मुझे आश्चर्य है कि इस बार हम किस तरह के बदलाव का अनुभव करेंगे। ड्रैगन ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी नींद में वापस लौट आया। दूर किसी जगह पर तारों से भरे आसमान के बीच में हीरे की तरह तारे टिमटिमा रहे हैं, जो नीचे के ग्रहों पर एक दिव्य चमक बिखेर रहे हैं। विस्तार आकाशगंगाएं एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य में घूमती हैं, जो सितारों से भरे आकाश में अलौकिक रंग बिखेर रही हैं। तारों से भरे आसमान के खूबसूरत नज़ारे के बीच जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है, 1000 मीटर बड़ा विशालकाय क्षुद्रग्रह की तरह तैरता हुआ बिना आवाज के सो रहा था। विशालकाय गंजा था, उसका पेट बड़ा निकला हुआ था और चेहरा मासूम लग रहा था। जब जिन्नात सो रहा था तो उसकी नाक अचानक थोड़ी हिली, जैसे कि उसे कुछ सूंघ रहा हो, और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जागने के बाद विशालकाय ने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखें रगड़ी। जब विशालकाय ने अपनी आंखें रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया तो एक शक्तिशाली बल सभी दिशाओं में फैल गया और कुछ हजार किलोमीटर के क्षेत्र में कुछ क्षुद्रग्रह और ग्रह ब्रह्मांडीय धूल में बदल गए। विस्फोटों की आवाज सुनकर विशालकाय की आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी और उसने अपने चारों ओर देखा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद विशालकाय की आंखें भारी हो गईं और वह फिर सो गया। एक बर्फीली जगह में जो चारों ओर से भयंकर बर्फीले तूफान से घिरी हुई थी, बर्फ की शक्ति ने सब कुछ जमा दिया। पहाड़, पेड़, चट्टानें और यहाँ तक कि धूल भी बर्फ के नीचे जम गई थी। इस बर्फीले तूफान के बीच क्षेत्र की सबसे बड़ी जमी हुई पहाड़ी के किनारे 13 या 14 साल की एक लड़की अपने चेहरे पर ऊब के भाव के साथ बैठी थी। कभी कभी उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा के विस्फोट निकल रहे थे, जिससे बर्फीले तूफान की शक्ति बढ़ रही थी। सबसे बड़ी पहाड़ी की चोटी से नीचे बहने वाली नदी जमी हुई थी और जमी हुई नदी के नीचे कुछ जीव जो भयानक आभा छोड़ रहे थे, पहाड़ी के किनारे बैठी छोटी लड़की को देखकर कांप रहे थे। लड़की के बाल हल्के चांदी के रंग के थे और उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। वह अपने हाथों में एक म्यान वाली तलवार पकड़े हुए थी जो उसके छोटे शरीर से थोड़ी बड़ी थी। अचानक लड़की की आंखें थोड़ी झपक उठीं और उसने एक निश्चित दिशा में देखा। उस दिशा में देखते हुए लड़की के चेहरे पर ऊब का भाव धीरे धीरे गायब हो गया और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। लगता है अराजकता का युग एक बार फिर शुरू होने वाला है, लड़की ने एक सुखद बचकानी आवाज में कहा और उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। हम आखिरकार अपनी ऊब को दूर करने में सक्षम होंगे, लड़की ने बुदबुदाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को थपथपाया। जब तलवार ने लड़की की बातें सुनी तो वह उत्तेजना में हिलने लगी और उसमें से एक तेज आभा निकली जो बर्फीले तूफान को चीरती हुई शून्य को भी भेदती हुई निकली। जो जीव बर्फ के नीचे जमे हुए थे वे तलवार की तेज आभा के संपर्क में आते ही धूल में मिल गए और उनकी जीवन शक्ति तुरंत गायब हो गई। लड़की ने तलवार से निकल रही तेज आभा की परवाह नहीं की और बस हल्का सा मुस्कुराए और एक निश्चित दिशा में देखती रही। घने एल्ड्रिच ऊर्जा से भरी एक अंधेरी जगह में एक आदमी पत्थर के चबूतरे पर बैठा था। उस आदमी के चेहरे पर एक ठंडी नजर थी और उसके सिर के ऊपर से 2 सींग निकल रहे थे। आदमी की आंखें गहरे काले रंग की थीं और उनमें बैंगनी रंग के निशान थे।
लोगों की रूह को झकझोर देने वाली एक भयावह आभा उसके शरीर से निकल रही थी और आदमी के आसपास का वातावरण पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। अन्य लोगों की तरह आदमी को भी अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ एक निश्चित दिशा में देखा। कुछ सेकंड के लिए उस दिशा में देखने के बाद आदमी अपने भाव में किसी भी तरह का बदलाव दिखाए बिना अपनी पिछली मुद्रा में वापस आ गया, जैसे कि उसे उस चीज की परवाह नहीं थी जिसे उसने एक पल पहले महसूस किया था। रून ऑफ ओरिजिन सक्रिय हो गया है। को रिवोल्यूशन रूम के अंदर इवान ने अपने चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ अधिसूचना को देखा। ये पहली बार था जब उसने रून ऑफ ओरिजिन के बारे में कुछ देखा था, इसलिए उसे तुरंत समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए आयामी सृजन आकर्षण को गिरा दिया और अपनी छाती पर उकेरे गए रून को देखने के लिए अपनी पहनी हुई शर्ट को फाड़ दिया। जब उसने रून को देखा तो इवान के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने देखा कि रून के उसके सीने पर क्रोधित होने के बाद पहली बार रून का दूसरा भाग चमक रहा था। जब इवान ने देखा कि रून का दूसरा भाग चमक रहा था तो वह चौंक गया और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि ये दूसरा रून मेरे मोनाक कोर को विकसित करने में मेरी मदद कर सकता है, इवान ने खुशी से भरी आवाज में कहा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ सेकंड के बाद ही क्रैक, उसने क्रैकिंग की आवाज सुनी। आर्ग, इवान के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और उसका मोनाक कोर टूटने लगा। अध्याय 694 प्राइमोडियल मोनाक कोर भाग 1। जब इवान का प्राइम कोर सी रैंक पर पहुंच गया तो उसे एबोनमेंसर क्लास मिल गई थी, लेकिन क्योंकि उसके पास पहले से ही शैडो नेक्रोमेंसर क्लास थी, इसलिए उसका एबोनमेंसर क्लास निश्चित स्तर के क्लास विशिष्ट कौशल ग्रोथ लिंक में बदल गया। ग्रोथ लिंक कौशल के कारण उसके कौशल से जुड़ा एक रून उसकी छाती पर दिखाई दिया। रून दो भागों में विभाजित था। रून का एक भाग विकास का रून था, जबकि इवान को दूसरे भाग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह हमेशा अपने रून के दूसरे भाग के बारे में उत्सुक रहता था, लेकिन क्योंकि यह कभी किसी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करता था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह क्या है। लेकिन अब रून के दूसरे भाग को देखकर जो चमक रहा था और उसके सामने अधिसूचना, इवान को आखिरकार पता चल गया कि रून का दूसरा भाग क्या है। रून ऑफ ओरिजिन, इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और देखा कि जिस क्षण रून ऑफ ओरिजिन सक्रिय हुआ, उसके मोनाक कोर के अंदर बहने वाली संरचना की ऊर्जा एक अलग ऊर्जा में बदलने लगी। हालांकि इवान को यकीन नहीं था कि यह ऊर्जा क्या थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह ऊर्जा उस ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय थी जो उस संरचना से निकल रही थी। रून ऑफ ओरिजिन के कारण उसके मोनाक कोर के अंदर जो ऊर्जा भर रही थी, उसके कारण इवान के मोनाक कोर द्वारा ऊर्जा को परिष्कृत करने की गति भी बहुत बढ़ गई थी। जब उसके मोनाक कोर की परिष्कृत करने की गति बढ़ गई तो इवान बहुत खुश हुआ और भले ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल को तीखी तलवार से काट रहा हो, उसने अपने दांत पीस लिए और संरचना की और ऊर्जा को अपने मोनाक कोर की ओर भेजना जारी रखा। क्रैक, अचानक इवान ने एक क्रैकिंग ध्वनि सुनी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्ग, वह दर्द से चिल्लाया और देखा कि उसके मोनाक कोर पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी है। फूक, इवान ने अपने दांत पीस लिए और उस ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया जो वह अपने कोर की ओर भेज रहा था। इवान ने सोचा कि एक बार जब वह अपने मोनाक कोर पर नियंत्रण खो देगा तो ऊर्जा उसकी ओर बहना बंद हो जाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसके मोनाक कोर से एक चूषण बल फूट पड़ा और संरचना की ऊर्जा पहले की तुलना में और भी तेजी से उसकी ओर बढ़ गई। अचानक हुए इस बदलाव की वजह से उसके कोर पर पड़ने वाला दबाव बहुत बढ़ गया और उसके कोर पर आई दरार की वजह से उसे जो दर्द हो रहा था, उसके साथ मिलकर इवान को लगा कि वह मरने वाला है। लानत है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। इवान ने टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा द्वारा दिए गए आयामी निर्माण आकर्षण को पकड़ा और उसे अपनी छाती के पास ले आया। दरार, आर्ग, इससे पहले कि वह आकर्षण को सक्रिय कर पाता, उसके मोनाक कोर पर एक और दरार दिखाई दी और दर्द के कारण इवान की आंखें लाल हो गईं। रून ऑफ ओरिजिन के चारों ओर की रोशनी हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रही थी और रोशनी के साथ साथ जिस गति से यह संरचना की ऊर्जा को बदल रहा था, वह भी बढ़ रही थी। लानत है, इवान ने अपने दिल के पास लाने के बाद आयामी निर्माण आकर्षण को जल्दी से कुचल दिया। जैसे ही उसने आकर्षण को कुचला, उसमें से हल्की अंतरिक्ष तरंगें निकली और उसके शरीर के अंदर चली गईं, उसके दिल को ढकते हुए। अचानक इवान का दिल ईथर बन गया और गायब हो गया। उसके हृदय के साथ साथ उसका मोनाक कोर भी गायब हो गया। हालांकि उसका हृदय और मोनाक कोर गायब हो गया, इवान अभी भी उनके साथ अपने संबंध को महसूस कर सकता था और अपने हृदय के चारों ओर मौजूद छोटे आयाम को भी महसूस कर सकता था। छोटे आयाम के कारण संरचना की ऊर्जा उसके मोनाक कोर के पास नहीं आ पा रही थी और इसकी घूर्णन गति धीमी होने लगी। इवान अभी भी अपने मोनाक कोर पर दिखाई देने वाली दो दरारों के कारण तेज दर्द महसूस कर रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अगर मैंने अपने कोर को और अधिक ऊर्जा अवशोषित करने दी होती तो ये टूट सकता था। इवान ने बुदबुदाया और राहत की सांस ली। जैसे ही इवान ने राहत की सांस ली और देखा कि उसका कोर सामान्य हो रहा है, उसकी छाती पर रून ऑफ ओरिजिन अचानक और भी चमकीला हो गया।
जैसे ही रून चमका, रून ऑफ ओरिजिन द्वारा पहले रूपांतरित की गई और अभी भी उसके मोनाक कोर के भीतर मौजूद थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बेकाबू हो गई और उसके कोर से शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें बहने लगीं। गड़गड़ाहट। इवान के हृदय के चारों ओर का छोटा आयाम ऊर्जा तरंगों के कारण कांप उठा और ढहने लगा। इवान के चेहरे पर यह देखकर भाव बदल गए, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अगर यह छोटा आयाम टूट गया और संरचना की ऊर्जा एक बार फिर उसके मोनाक कोर के संपर्क में आ गई तो वह बच पाएगा या नहीं। जब इवान सोच रहा था, ऊर्जा तरंगों के कारण उसके हृदय के चारों ओर का आयाम ढह गया और संरचना की ऊर्जा एक बार फिर उसके कोर की ओर बढ़ गई। फुक। वही तेज दर्द एक बार फिर इवान पर हमला कर गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरार। कुछ ही सेकंड में उसके कोर पर एक और दरार दिखाई दी और इवान भारी दर्द के कारण लगभग बेहोश हो गया। मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। इवान ने अपने दांत पीसते हुए खड़े होने की कोशिश की, संरचना छोड़ने का इरादा किया। हालांकि संरचना एक अवरोध से ढकी हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह छाया चलने के कौशल का उपयोग करके बाहर निकलने में सक्षम होगा। जब इवान खड़ा होने वाला था, क्रैक, उसके कोर पर एक और दरार दिखाई दी और इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, इवान ने देखा कि उसका मोनाक कोर तरल में बदलने लगा है। इवान का चेहरा बदल गया जब उसने अपने कोर को तरल में बदलते देखा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अगर वह अपनी वर्तमान अवस्था में गठन छोड़ देता तो क्या होता। अगर उसका कोर ठोस अवस्था में होता तो वह बिना किसी चिंता के गठन छोड़ सकता था, लेकिन अब जब उसका कोर तरल में बदलने लगा था तो उसे लगा कि अगर वह अभी गठन छोड़ देता और उसके कोर को गठन की ऊर्जा नहीं मिलती तो यह उसके लिए खतरनाक होगा। भाड़ में जाओ मेरी जान, इवान ने शाप दिया और एक बार फिर गठन के बीच में बैठ गया। क्रैक। उसके कोर पर और भी दरारें दिखाई देने लगीं और यह धीरे धीरे तरल में बदलने लगा। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इवान ने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा जब उसके कोर पर कुछ और दरारें दिखाई दीं और उसने अपने छाया भंडारण से एक हरे रंग का पोषण निकाला। रात्रिकालीन औषधि रैंक 1 मिड ग्रेड, एक औषधि जो शांत और निर्बाध नींद प्रदान करती है। ये सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ता 24 घंटे तक शांतिपूर्वक बेहोश रहे। इवान को यह औषधि नोअर और अन्य लोगों से मिली थी जब उन्होंने उसे अपने खजाने की तिजोरी में 50% आइटम दिए थे। उस समय इवान ने इस औषधि के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था, लेकिन अब वह खुश था कि उन्होंने उसे यह औषधि दी। पोषण निकालने के बाद उसने एलिसिया को बुलाया और उसे अपने लाइफ रेन कौशल का उपयोग करने के लिए कहा। एक बार जब एलिसिया ने अपने लाइफ रेन कौशल का उपयोग किया तो इवान ने दर्द के कारण अपना दिमाग खोने से बचने के लिए अपने कोर रिवोल्यूशन की प्रक्रिया के दौरान बेहोश रहने का फैसला करते हुए पोषण पी लिया। जैसे ही इवान ने पोषण पिया, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। एलिसिया ने अपने लाइफ रेन कौशल का उपयोग करना जारी रखा और इवान की जीवन शक्ति को बनाए रखा जबकि वह बेहोश था। बस इसी तरह 10 घंटे बीत गए और इवान का मोनाक कोर आखिरकार पूरी तरह से तरल में बदल गया। अध्याय 695 प्राइमोडियल मोनाक कोर भाग 2। इवान के बेहोश हो जाने के बाद भी रून ऑफ ओरिजिन ने संरचना की ऊर्जा को बदलना जारी रखा और लगभग 10 घंटों में उसका मोनाक कोर पूरी तरह से तरल में बदल गया। एक बार जब इवान का मोनाक कोर पूरी तरह से तरल में बदल गया तो रून ऑफ ओरिजिन ने संरचना की ऊर्जा को बदलना बंद कर दिया। जिस क्षण रून ऑफ ओरिजिन ने ऊर्जा को रूपांतरित करना बंद कर दिया, गठन की सामान्य ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गई। वूश। इवान का प्राइम कोर अगले चरण में विकसित होने से बस एक कदम दूर था, इसलिए जिस क्षण गठन की ऊर्जा उसके संपर्क में आए, उसका प्राइम कोर ब्लैक होल की तरह ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। सिर्फ 1 मिनट में इवान का प्राइम कोर रैंक 1 की सीमा तक पहुंच गया और विकसित होने वाला था। लेकिन जैसे ही यह अगले चरण में विकसित होने वाला था, इवान की छाती पर उकेरा गया रून ऑफ ओरिजिन एक बार फिर चमक उठा। दरार। जैसे ही रून ऑफ ओरिजिन चमका, इवान के प्राइम कोर पर एक दरार दिखाई दी। हालांकि इवान बेहोश था, फिर भी उसका शरीर कांप उठा जब उसके प्राइम कोर पर एक दरार दिखाई दी, जो दिखा रहा था कि यह कितना दर्दनाक था। एलिसिया ने इवान के दर्द को दूर करने के लिए लाइफ रेन कौशल का उपयोग करना जारी रखा और जब उसने देखा कि वह कांप रहा था और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था तो उसने अपने अन्य उपचार कौशल का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। लाइफ रेन अद्वितीय कौशल 100 किलोमीटर के क्षेत्र में उपचार की बूंदों की हल्की बारिश के लिए अपनी सहनशक्ति का 90% बलिदान करें। बारिश की प्रत्येक बूंद में शक्तिशाली पुनर्जीवन गुण होते हैं जो गंभीर घावों को भी ठीक कर सकते हैं। लाइफ रेन कौशल के लिए कोई कूल डाउन टाइम नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इस कौशल का उपयोग करते हैं तो आप अगले 10 घंटों तक अपनी सहनशक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही रून ऑफ ओरिजिन चमका, इवान के प्राइम कोर पर दरारें दिखाई देने लगी और जल्द ही यह टूटने की कगार पर था। धमाका। अचानक इवान के शरीर के भीतर एक छोटा धमाका हुआ और उसका प्राइम कोर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। बेहोशी की हालत में भी इवान अपने प्राइम कोर के टूटने के क्षण में दर्द से चीखने से खुद को नहीं रोक पाया। इवान का आभामंडल तेजी से गिरने लगा जब उसका प्राइम कोर टूट गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक छोटी सी धार बहने लगी।
जब एलिसिया ने देखा कि इवान का आभामंडल गिर रहा है तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए और उसने बिना रुके अपने सभी उपचार कौशल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अपने उपचार कौशल के बावजूद इवान का आभामंडल गिरता रहा और यहाँ तक कि उसकी जीवन शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी। वूश! अचानक इवान की छाती पर चमक रहा रून ऑफ ओरिजिन चमकना बंद हो गया। एलिसिया अभी भी अपने उपचार कौशल का इस्तेमाल कर रही थी जब उसने देखा कि रून ऑफ ओरिजिन चमकना बंद हो जाने के बाद ये तरल में बदलने लगा। रून ऑफ इवोल्यूशन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन रून ऑफ ओरिजिन तरल में बदल गया और इवान के शरीर के अंदर घुस गया और उसकी छाती में गायब हो गया। रून ऑफ ओरिजिन के गायब होते ही रून ऑफ इवोल्यूशन हिलने लगा और उसका आकार बढ़ गया और उसने रून ऑफ द ओरिजिन के स्थान को भी ढक लिया। अब इवान की छाती पर सिर्फ रून ऑफ इवोल्यूशन बचा था। रून ऑफ ओरिजिन का तरल रूप जो इवान के शरीर के अंदर रिस गया था उसके दिल तक पहुंच गया और उसके मोनाक कोर के तरल रूप में विलीन हो गया। जैसे ही रून ऑफ ओरिजिन का तरल उसके मोनाक कोर में विलीन हुआ, इवान के दिल के चारों ओर रून ऑफ ओरिजिन की एक धुंधली रूपरेखा दिखाई देने लगी। बस कुछ ही सेकंड में इवान का दिल रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा में समा गया। बादम! अचानक कोर रिवोल्यूशन रूम के अंदर एक तेज दिल की धड़कन गूंज उठी। जिस क्षण इवान का दिल जो रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा में समाया हुआ था धड़का, उसमें से एक शक्तिशाली शक्ति निकली और इवान के पूरे शरीर में प्रवाहित हुई। इवान की जीवन शक्ति जो लगातार गिर रही थी उस क्षण स्थिर हो गई जब उसके हृदय से निकली शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई और यहाँ तक कि उसका आभामंडल भी एक बार फिर बढ़ने लगा। बादम! बादम! हर दिल की धड़कन के साथ इवान के शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति प्रवाहित हुई और उसका पीला रंग सामान्य होने लगा। स्विश! जब इवान की आभामंडल पूरी तरह से स्थिर हो गई तो तरल मोनाक कोर से एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा। मोनाक कोर के चूषण बल के कारण प्राइम कोर के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर बढ़ने लगे। इवान का प्राइम कोर हजारों टुकड़ों में बिखर गया और उसके सभी टुकड़े रेत के कणों से भी छोटे थे। जैसे जैसे प्राइम कोर के छोटे छोटे टुकड़े उसके मोनाक कोर की ओर बढ़े और उसमें विलीन हुए, इवान की आभामंडल एक बार फिर बढ़ने लगी। विलय के बाद प्राइम कोर के छोटे छोटे टुकड़े भी तरल में बदल गए और मोनाक कोर के तरल का द्रव्यमान बढ़ने लगा। इस पूरे समय के दौरान इवान का दिल जो रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा में ढका हुआ था, इवान के पूरे शरीर पर लगातार शक्तिशाली बल भेज रहा था और उसकी आभा तेज गति से बढ़ रही थी। भले ही इवान का प्राइम कोर बिखर गया और उसका मोनाक कोर अभी भी तरल रूप में था, लेकिन उसकी आभा पहले से ही उसकी पिछली आभा से थोड़ी अधिक मजबूत थी। लगभग 2 घंटे में प्राइम कोर के सभी छोटे छोटे टुकड़े इवान के मोनाक कोर में विलीन हो गए। जैसे ही उसका प्राइम कोर और मोनाक कोर एक में विलीन हो गए, उसके दिल को ढकने वाले रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा चमकने लगी। वाह! रून ऑफ ओरिजिन से एक शक्तिशाली सक्शन बल निकला और इवान का शरीर ब्लैक होल की तरह संरचना की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। एक बार जब संरचना की ऊर्जा इवान के शरीर में प्रवेश कर गई तो वह इवान के हृदय द्वारा छोड़े जा रहे बल के संपर्क में आ गई और संरचना की ऊर्जा उच्च ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसने उसके मोनाक कोर को तरल में बदल दिया। एक बार जब संरचना की ऊर्जा परिवर्तित हो गई तो वह उसके मोनाक कोर के तरल रूप की ओर बढ़ गई और उसके द्वारा अवशोषित हो गई। जिस क्षण संरचना की ऊर्जा उसके कोर द्वारा अवशोषित की गई, इवान की रेटिना के सामने कुछ सूचनाएं चमक उठीं। सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। आपका मोनाक कोर प्राइमोडियल मोनाक कोर में विकसित हो रहा है। अध्याय 696 छाया क्षेत्र का विकास और छायाओं का जागरण भाग 1। यूटोपिया में छाया क्षेत्र के पोर्टल के बाहर कई राक्षस अभी भी यहाँ तैनात थे। वास्तव में पहले की तुलना में छाया क्षेत्र के बाहर तैनात राक्षसों की संख्या पहले की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक थी। उनमें से अधिकांश को नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन लगभग 7 महीने पहले बैफोमेट ने अचानक छाया क्षेत्र के पोर्टल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे छाया क्षेत्र के पोर्टल के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लें। जब कई राक्षस सावधानी से आसपास की चीजों पर नजर रख रहे थे तो छाया क्षेत्र का पोर्टल अचानक हिलने लगा। पोर्टल की रखवाली कर रहे एक रक्त दानव ने असामान्यता को देखकर भौहें उठाईं और पोर्टल से दूर हट गया। क्या मुझे मास्टर ज़ेग्नाथ को इस बारे में सूचित करना चाहिए? रक्त दानव ने अनिश्चित स्वर में खुद से पूछा, क्योंकि ज़ेग्नाथ, जो छाया क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के प्रभारी थे, ने सभी राक्षसों को सख्ती से कहा था कि अगर उन्हें पोर्टल में कोई असामान्यता दिखाई दे तो वे तुरंत उन्हें सूचित करें। जबकि रक्त दानव सोच रहा था कि उसे ज़ेग्नाथ को इस बारे में सूचित करना चाहिए या नहीं, छाया क्षेत्र के पोर्टल का कंपन और भी बढ़ गया। पोर्टल से अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव आने लगे और उसके आसपास का स्थान हिलने लगा। ऊर्जा उतार चढ़ाव व्यापक क्षेत्र में फैलने लगे और जल्द ही छाया क्षेत्र के चारों ओर गश्त कर रहे अन्य राक्षसों ने भी असामान्यता को देखा। कुछ ही मिनटों में कई राक्षस रक्त दानव के पास इकट्ठे हुए और अपने चेहरों पर गंभीर भाव के साथ छाया क्षेत्र के पोर्टल को देखा। क्या आपने मास्टर ज़ेग्नाथ को सूचित किया? एक चरम दानव ने पोर्टल की रखवाली कर रहे रक्त दानव को देखते हुए पूछा। अभी नहीं। चरम दानव की बात सुनकर रक्त दानव ने अपना सिर हिलाया।
तुम्हें जल्द से जल्द उसे सूचित करना चाहिए, चरमदानव ने भारी आवाज में कहा। ये कहने के बाद उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि पिछली बार जब इस पोर्टल ने इस तरह की असामान्यता दिखाई थी तो कमांडर माल्फासर को भारी नुकसान हुआ था और पोर्टल की रखवाली करने वाले सभी राक्षसों का सफाया हो गया था। माल्फासर और वाल्टेयर के बीच लड़ाई के बारे में बहुतों को पता नहीं था, लेकिन पोर्टल की रखवाली करने वाले राक्षसों ने अभी भी कुछ महीने पहले जो हुआ उसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं। जब रक्त दानव ने सुना कि चरम दानव ने क्या कहा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने भी अफवाहें सुनी थीं कि कैसे माल्फासर एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और पोर्टल की रखवाली करने वाले हजारों राक्षस मर गए थे। ये सोचकर कि पोर्टल से एक बार फिर कुछ भयानक निकल सकता है, रक्त दानव ने तुरंत एक क्रिस्टल निकाला और तुरंत जगन्नाथ को असामान्यता के बारे में सूचित किया। जगन्नाथ को सूचित करने के बाद पोर्टल के चारों ओर खड़े सभी राक्षस पीछे हट गए और दूर से ही उस पर नजर रखना जारी रखा। लगभग 10 मिनट बाद छाया क्षेत्र के पोर्टल को देख रहे सभी राक्षसों के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि पोर्टल का आकार छोटा होने लगा है। मुझे मत बताओ कि यह पोर्टल बंद होने वाला है, रक्त दानव ने स्तब्ध चेहरे के साथ कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। छाया क्षेत्र का पोर्टल सिकुड़ता रहा और 1 मिनट से भी कम समय में वह उस स्थान से पूरी तरह से गायब हो गया जहां वह 1 सेकंड पहले था। सभी राक्षसों ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से दृश्य को देखा और यह सोचकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की कि जगन्नाथ और बैफोमेट इस बारे में जानने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। जब राक्षस घबरा रहे थे तो वह स्थान जहां छाया क्षेत्र का पोर्टल स्थित था अचानक अस्त व्यस्त हो गया। जैसे जैसे जगह अस्त व्यस्त होती गई वहां एक पोर्टल दिखाई देने लगा जो पिछले पोर्टल जैसा ही था। हालांकि पोर्टल पहले जैसा ही था, लेकिन पोर्टल को देखने वाले सभी राक्षसों के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। किसी कारण से छाया क्षेत्र के पोर्टल ने अब उन्हें खतरे का अत्यधिक एहसास कराया। पोर्टल के आसपास का स्थान लगातार कांपता रहा और पोर्टल का आकार बढ़ता रहा। कुछ ही सेकंड में पोर्टल का आकार वापस अपने पिछले आकार में आ गया। हालांकि पोर्टल द्वारा उन्हें दिए जा रहे अजीब एहसास के कारण राक्षस चौंक गए थे, फिर भी उन्होंने पोर्टल के सामान्य होने पर राहत की सांस ली। वे अभी भी सोच रहे थे कि अगर पोर्टल वास्तव में गायब हो जाता तो जगन्नाथ और बैफोमेट किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाते। एक बार जब पोर्टल अपने सामान्य आकार में वापस आ गया तो उससे निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव भी कम होने लगे। ऐसा लगता है कि इस बार पोर्टल से कुछ भी नहीं निकलने वाला है, चरम दानव ने राहत भरी आवाज में कहा। उसे डर था कि पोर्टल से कुछ निकलेगा और वे सभी यहां मर जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले पोर्टल की रखवाली करने वाले राक्षसों के साथ हुआ था। रक्त दानव ने भी चरम दानव की बात सुनकर अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह भी यही सोच रहा था। जब सभी राक्षस राहत की सांस ले रहे थे, ब्रज़ छाया क्षेत्र का द्वार जोर से हिला। धमाका, एक धमाकेदार आवाज हजारों किलोमीटर में वापस लौटी और अगले ही सेकंड वूश पोर्टल से काली ऊर्जा की सुनामी फूट पड़ी, जिसने छाया क्षेत्र के पोर्टल के चारों ओर हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को तुरंत कवर कर लिया। अगर इवान यहां होता तो उसे झटका लगता, क्योंकि ऊर्जा उसकी छाया ऊर्जा के समान थी, लेकिन उसकी सामान्य छाया ऊर्जा के विपरीत पोर्टल से फूटने वाली ऊर्जा एक प्राचीन आभा के साथ साथ मृत्यु की भयावह भावना को छोड़ रही थी। पोर्टल की रखवाली करने वाले सभी राक्षस काली ऊर्जा की सुनामी के अंदर फंस गए और जिस क्षण वे ऊर्जा के संपर्क में आए उनके दिमाग में केवल एक शब्द गूंज उठा, मृत्यु। ऊर्जा के संपर्क में आने के 1 सेकंड से भी कम समय में पोर्टल की रखवाली करने वाले सभी राक्षस बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके भौतिक शरीर और आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। अध्याय 697 छाया क्षेत्र का विकास और छायाओं का जागरण भाग 2। छाया क्षेत्र के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा था। ब्लैक कैसल के अंदर सिंहासन, जो छाया क्षेत्र का मूल था, काली आभा में लिपटा हुआ था और उसमें से प्राचीन ऊर्जा की भयानक लहरें निकल रही थीं। NO12BN.C ऊर्जा तरंगों द्वारा छोड़ा जा रहा दबाव इतना भयानक था कि छाया क्षेत्र के भीतर हर एक प्राणी अपनी जगह पर जम गया और किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि अनास्तासिया, जो सिंहासन कक्ष के बाहर खड़ी थी, उसने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि भले ही उसके पास छाया क्षेत्र पर आंशिक अधिकार था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि छाया क्षेत्र के नियम बदल रहे थे और अगर वह छाया क्षेत्र के मूल के करीब जाने की कोशिश करती तो उसके लिए खतरनाक होता। छाया क्षेत्र का विस्तार हो रहा था और उसका क्षेत्रफल खतरनाक गति से बढ़ रहा था। छाया क्षेत्र पर अपने कम नियंत्रण के कारण अनास्तासिया छाया क्षेत्र में हो रहे सभी परिवर्तनों को आसानी से समझ पा रही थी। पहले छाया क्षेत्र का वातावरण छाया ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन अब छाया ऊर्जा एक पूरी तरह से अलग ऊर्जा में बदल रही थी और इसकी शक्ति पहले से भी अधिक भयानक थी। इसके अलावा, हालांकि अनास्तासिया ने हजारों वर्षों तक छाया क्षेत्र नहीं छोड़ा, फिर भी वह बता सकती थी कि छाया क्षेत्र के नियम अधिक ठोस हो गए हैं और यूटोपिया के नियमों से भी अधिक शक्तिशाली हैं।
इन शक्तिशाली नियमों के कारण अब लोगों के लिए छाया क्षेत्र के अंदर साधना करते हुए अपनी रैंक को आगे बढ़ाना आसान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आखिरकार विश्व रैंक के शिखर पर पहुंच सकती हूं, अनास्तासिया ने अपने दिल की ओर देखते हुए कहा, जो उत्साह में कांप रहा था। केवल अनास्तासिया ही नहीं, बल्कि छाया क्षेत्र में रहने वाले कई अन्य प्राणियों ने भी ऐसा ही महसूस किया और कुछ ने तो बिना कुछ किए ही अगली रैंक को तोड़ दिया। छाया क्षेत्र उस दुनिया की अभिव्यक्ति है जिसे भविष्य में मास्टर के मोनाक कोर के साथ एकीकृत किया जाएगा, लेकिन अब जब ये दुनिया बदल रही है तो इसका मतलब है कि मास्टर का मोनाक कोर एक उच्च स्तर पर विकसित हो गया है। उद्धरण चिन्ह, अनास्तासिया ने चौंक कर भरी आवाज में कहा और उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है। उद्धरण चिन्ह लेकिन एक मोनाक कोर के लिए उच्च स्तर पर विकसित होना कैसे संभव है? क्या यह नहीं कहा जाता है कि मोनाक कोर प्राइम कोर की तरह विकसित नहीं हो सकते हैं और मोनाक फिजिक धारक के रैंक 1 पर पहुंचने के बाद भी वे वैसे ही रहेंगे? अनास्तासिया को जो पता है उसके अनुसार प्राइम कोर के विपरीत जो रैंक 1 पर पहुंचने के बाद उपयोगकर्ता के जीवन के अनुभव के अनुसार एक अलग कोर में विकसित होता है, मोनाक कोर विकसित नहीं हो सकता है और उपयोगकर्ता के रैंक 1 पर पहुंचने के बाद भी यह वैसा ही रहेगा। लेकिन अब छाया क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए वह अब और निश्चित नहीं थी। जब अनास्तासिया छाया क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के बारे में सोच रही थी तो छाया क्षेत्र के कोर से निकलने वाली ऊर्जा उसके वायुमंडल में विलीन हो गई। छाया क्षेत्र का स्थान लगातार विस्तारित होता रहा और कुछ ही मिनटों में छाया क्षेत्र का क्षेत्र पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना बड़ा हो गया। जब अनास्तासिया छाया क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के बारे में आश्चर्यचकित थी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह महल के भूमिगत क्षेत्र में दिखाई दी। महल के भूमिगत क्षेत्र में हजारों काली गेंदें पंक्तियों में रखी गई थीं। जैसे ही छाया क्षेत्र के केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा वातावरण में भर गई, सभी काली गेंदें भूखे भेड़ियों की तरह इस ऊर्जा को अवशोषित करने लगीं। मुझे मत बताओ कि वे सभी जागने वाले हैं, अनास्तासिया ने बड़बड़ाया और उसका दिल उत्साह में धड़कने लगा। अगर वे सभी जाग गए तो मैं छाया क्षेत्र के सभी कामों को उन पर छोड़ सकती हूँ और यहाँ से मास्टर से मिलने जा सकती हूँ जो शायद यूटोपिया में आने वाले हैं। भूमिगत क्षेत्र को भरने वाली सभी काली गेंदें छाया क्षेत्र को भरने वाली नई ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखती हैं और उनसे फीकी आभा निकलने लगती है। क्रैक क्रैक क्रैक। अचानक अनास्तासिया ने क्रैकिंग की आवाज़ सुनी और देखा कि कई काली गेंदें जो एस रैंक और रैंक 1 कोर इवॉल्वर की आभा को छोड़ रही थीं, टूटने लगीं। लगता है कि निचले स्तर के छाया मरे हुए लोग पहले जागेंगे, अनास्तासिया ने तटस्थ स्वर में कहा। उसने निम्न स्तर की छाया मरे हुए लोगों की परवाह नहीं की जो ऊपर की ओर चल रहे थे और उसने उन अन्य गेंदों पर ध्यान केंद्रित किया जो उच्च स्तर की आभा छोड़ रही थीं। स्थिति को देखते हुए उच्च स्तर की छाया मरे हुए लोगों को जागने में कुछ दिन या महीने भी लग सकते हैं, अनास्तासिया ने बड़बड़ाया और भूमिगत क्षेत्र से गायब हो गई। भूमिगत क्षेत्र से निकलने के बाद वह उस स्थान पर दिखाई दी जहां छाया ऊर्जा का तालाब स्थित था। छाया ऊर्जा के तालाब को देखते हुए अनास्तासिया के होंठ ऊपर की ओर उठे। तालाब की ऊर्जा भी विकसित हो रही है, अगर मैं उनमें से कुछ को इस तालाब में फेंक दूं तो वे निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में जाग जाएंगे, अनास्तासिया ने छाया ऊर्जा के तालाब को देखते हुए बड़बड़ाया जो उच्च स्तर की ऊर्जा से बुदबुदा रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि छाया ऊर्जा का तालाब भी विकसित हुआ है, अनास्तासिया भूमिगत क्षेत्र में वापस आए और सामने वाले क्षेत्र में मौजूद 5 काली गेंदों को देखा। उसने सभी 5 गेंदों की आभा को महसूस किया और एक पल के विचार के बाद दाईं ओर से 2 गेंदों को चुना। ये 2 ही काफ़ी हैं, उसने बुदबुदाया और बाकी 3 गेंदों को देखा। जब उसने सबसे बाएं कोने में रखी गेंद को देखा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि मैं चाहती हूं कि सभी जाग जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह कमीना लंबे समय तक सोएगा, वरना कौन जाने जागने के बाद वह किस तरह की अराजकता फैलाएगा, अनास्तासिया ने बुदबुदाया और 2 काली गेंदों को भूमिगत क्षेत्र से दूर ले गई। भूमिगत क्षेत्र से निकलने के बाद अनास्तासिया एक बार फिर छाया ऊर्जा तालाब के सामने प्रकट हुई। वहां प्रकट होने के बाद उसने दोनों काली गेंदों को छाया ऊर्जा तालाब में फेंक दिया, जैसे कि वह कचरा फेंक रही हो। इस नई ऊर्जा की मदद से वे कुछ ही दिनों में जागने में सक्षम हो जाएंगे और फिर मैं बिना किसी चिंता के छाया क्षेत्र को छोड़ सकती हूँ, अनास्तासिया ने बुदबुदाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ तालाब को देखा। अध्याय 698 परिवहन टोकन और पूरी तरह से ठोस। टॉवर ऑफ असेंशन के मुख्य विकास कक्ष के अंदर भयानक ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में फैल रही थीं। पानी की छोटी छोटी बूंदें जो राजसी जीवन शक्ति से भरी हुई थीं, संरचना के छोटे से क्षेत्र में बरस रही थीं और एलिसिया विस्मय भरी आंखों से बेहोश इवान को देख रही थी। बादम बादम। इवान का दिल जो रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा में ढका हुआ था, युद्ध के ड्रम की तरह धड़क रहा था और प्रत्येक धड़कन के साथ यह उसके शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति जारी कर रहा था जो उसकी आभा को बढ़ाता रहा। जैसे ही जीवन वर्षा की बूंदें इवान के चेहरे पर गिरी, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं और उसने धीरे धीरे उन्हें खोला। 24 घंटे बीत चुके थे जब से उसने निशाचर औषधि पी थी और आखिरकार इसका असर खत्म होने लगा।
इवान की आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी जब उसने उन्हें खोला, लेकिन जल्द ही उसे अपनी स्थिति याद आ गई और वह जल्दी से उठ बैठा। क्या अंडस को जागने के बाद इवान ने सोचा कि उसे तेज दर्द महसूस होता रहेगा, लेकिन जब उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया तो उसे आश्चर्य हुआ। दर्द महसूस करने के बजाय उसे अपने शरीर के भीतर एक अथाह ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। जब मैं बेहोश था तब क्या हुआ था? इवान ने अपने शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए स्तब्ध स्वर में बड़बड़ाया। उसने जल्दी से अपने मोनाक कोर को देखा और पाया कि उसके कोर का अधिकांश हिस्सा अभी भी तरल रूप में था। इवान को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसका कोर तरल रूप में था, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले ये देखा था। गठन की ऊर्जा लगातार उसके शरीर के अंदर दौड़ रही थी और उसके मोनाक कोर का तरल रूप उसे अवशोषित कर रहा था। वर्तमान में उसके मोनाक कोर का 1/4 हिस्सा जम गया था और बाकी धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा था। हालांकि उसके मोनाक कोर के तरल रूप ने उसे आश्चर्यचकित नहीं किया, फिर भी ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें देखकर उसका दिमाग खाली हो गया। मेरा प्राइम कोर कहाँ है? और मेरे दिल के चारों ओर यह रून क्या है? इवान ने हैरान होकर कहा। जब उसका प्राइम कोर टूट गया और रून ऑफ ओरिजिन उसके शरीर के अंदर घुस गया तो इवान बेहोशी की हालत में था, इसलिए उसे नहीं पता कि उस दौरान क्या हुआ था। क्या ये रून ऑफ ओरिजिन है? इवान ने एक पल के बाद कहा जब उसने देखा कि पहले के विपरीत अब उसके सीने पर केवल रून ऑफ इवोल्यूशन था। इवान ने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एकाग्र भाव के साथ अपने शरीर के भीतर होने वाले हर बदलाव को देखा। 10 मिनट में उसने सब कुछ देखा और ज्यादातर चीजों को समझ गया। उसने वे 2 नोटिफिकेशन भी देखे जो उसे बेहोशी की हालत में मिले थे। प्राइमोर्डियल मोनाक कोर हो। इवान ने महसूस किया कि जब उसने ये 3 शब्द कहे तो उसका खून उत्साह में उबलने लगा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने अपने नए कोर का नाम पढ़ा तो उसकी आत्मा पर एक अजीब सी राहत की भावना छा गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा प्राइम कोर मेरे मोनाक कोर के साथ विलीन हो गया होगा। इवान ने ये जानने के बाद कहा कि उसका मोनाक कोर प्राइमोर्डियल मोनाक कोर में विकसित हो रहा था। उसने कुछ मिनटों तक अपने मोनाक कोर पर नजर रखी और जिस गति से उसका कोर जम रहा था उसे देखने के बाद वह थोड़ा भौचक्का रह गया। इस पर दर्द, मेरे कोर को अपना विकास पूरा करने में कम से कम 1.5 दिन लगेंगे। इवान ने अपने शरीर द्वारा निर्माण की ऊर्जा खींचने की गति को बढ़ाने की कोशिश की ताकि वह अपने कोर की विकास प्रक्रिया को गति दे सके, लेकिन दुर्भाग्य से उसका शरीर पहले से ही अपनी अधिकतम सीमा पर काम कर रहा था और वह अपने शरीर द्वारा ऊर्जा खींचने की गति को बढ़ाने में सक्षम नहीं था। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इवान ने बड़बड़ाया जब उसे एहसास हुआ कि वह जिस गति से अपने कोर को ठोस बना रहा था उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। एलिसिया, अब आप इस टूटे हुए कौशल का उपयोग करना बंद कर सकती हैं। इवान ने एलिसिया को देखा और कहा जब उसने देखा कि वह अभी भी अपने जीवन वर्षा कौशल का उपयोग कर रही थी। ओह! इवान की बात सुनकर एलिसिया ने अपना सिर हिलाया और जीवन वर्षा कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। इवान ने अपने ऊपर देखा और उसका मुंह अनियंत्रित रूप से फड़क रहा था। क्या मुझे कभी ऐसा टूटा फूटा हुनर मिलेगा जिसे मैं बिना किसी चिंता के जब तक चाहूं इस्तेमाल कर सकूं? इवान ने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिला दिया। जब उसका मूल विकसित हो रहा था और ठोस हो रहा था, इवान ने अपने छाया भंडार से एक छोटा लाल सिक्का निकाला जिस पर 2 सींग वाले एक आदमी की धुंधली छवि उकेरी गई थी। वह छोटा सिक्का वह चीज थी जो उसे काजल की स्टोरेज रिंग से मिली थी। CH-448। अब तक इवान को नहीं पता था कि यह सिक्का क्या है और इसका क्या उपयोग है, लेकिन जब इवान टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा से मिला तो उसने उसे इस छोटे गोल सिक्के के बारे में बताया। एक बार जब टॉवर की आत्मा ने इवान को एल्ड्रिच प्राणी के बारे में सब कुछ बताया तो उसने अचानक कहा कि वह उस पर एक परिवहन टोकन की उपस्थिति महसूस कर सकती है। पहले तो इवान उलझन में था कि टॉवर की आत्मा किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए टॉवर की आत्मा ने अपने छाया भंडारण के अंदर छोटे सिक्के की ओर इशारा किया और उसे इसे बाहर निकालने के लिए कहा। जब इवान ने सिक्का निकाला तो टॉवर की आत्मा ने उसे बताया कि यह एक परिवहन टोकन है। आमतौर पर जब लोग टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करते हैं तो उन्हें यूटोपिया के एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के अनुसार लोगों को एक निश्चित स्थान के बजाय एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाता था ताकि वे यूटोपिया पहुंचने के तुरंत बाद लोगों द्वारा पकड़े न जाएं और बड़े होने का कोई मौका दिए बिना काम करने वाले गुलाम न बन जाएं। इवान समझ सकता था कि टॉवर की आत्मा किस बारे में बात कर रही थी और उसने ये भी सोचा कि यह कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था। अगर लोगों को एक निश्चित स्थान पर टेलीपोर्ट करना था तो यह अपरिहार्य था कि कई सेनाएं अपने लोगों को उस स्थान पर नजर रखने के लिए भेजेंगी ताकि वे टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करके यूटोपिया में आए लोगों को भर्ती कर सकें। अगर यूटोपिया में आए लोग उनके साथ शामिल होने से इनकार कर देते हैं और यूटोपिया की ये सेनाएं उन्हें मारने का फैसला करती हैं तो यूटोपिया में आए लोग अपनी कम रैंक के कारण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही टॉवर की आत्मा के साथ उसकी बातचीत उसके दिमाग में घूम रही थी, इवान ने अपनी आंखों को सिकोड़कर अपने हाथों में छोटे गोल सिक्के को देखा।
अगर मैं इस टोकन का इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे किसी यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस टोकन के अंदर चिन्हित स्थान पर भेजा जाएगा। इवान ने बड़बड़ाया और गहरी सांस ली। हालांकि वह निश्चित नहीं था, इवान अनुमान लगा सकता था कि टोकन के अंदर चिन्हित स्थान दानव साम्राज्य होना चाहिए, और अगर वह इस टोकन की शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो उसे किसी यादृच्छिक स्थान के बजाय दानव साम्राज्य में भेजा जाएगा। मुझे यकीन नहीं है कि दानव साम्राज्य किस तरह का स्थान है, लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति के साथ अगर मैं वहां जाता हूं तो यह मेरे लिए खतरनाक होगा, इवान ने अपने हाथों में छोटे टोकन को देखते हुए कहा। जब उसने लगभग 7 महीने पहले इन्फर्नो कालकोठरी में क्लोन को मार डाला, तो क्लोन का अधिकांश सार कालकोठरी से बच गया और अपने मूल मालिक के पास वापस आ गया। CHP 633। इवान को यकीन था कि जिस दानव ने क्लोन को अरोड़ा वर्ल्ड भेजा था, वह पहले से ही उसके बारे में जानता था, और अगर उसने ऐसी स्थिति में दानव साम्राज्य में जाने का फैसला किया तो यह उसके लिए खतरनाक होगा। उसने सभी पक्ष विपक्ष के बारे में सोचा और सब कुछ हिसाब लगाने के बाद उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, दानव साम्राज्य में जाने के बजाय मेरे लिए फिलहाल यूटोपिया के किसी यादृच्छिक स्थान पर जाना बेहतर है, इवान ने मन ही मन सोचा और अपना मन बना लिया। उसने अपने हाथ में छोटे टोकन को देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि मैं टॉवर छोड़ने के बाद इस टोकन का उपयोग नहीं कर सकता। टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के अनुसार मैं टॉवर छोड़ने के बाद भी दानव साम्राज्य में जाने के लिए इस टोकन का उपयोग कर सकता हूं। मुझे बस इसके अंदर बड़ी मात्रा में विश्वसार डालने की ज़रूरत है और यह मुझे वहां ले जाएगा। इवान ने परिवहन टोकन को वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया और उसकी आंखें तेज हो गईं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस आदमी नेट ने इस परिवहन टोकन का उपयोग किया होगा और टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के बाद सीधे दानव साम्राज्य में चला गया होगा। इवान जानता था कि नेट के पास भी एक परिवहन टोकन था। एल्डोरिया सिटी में रहने के दौरान उसने नेट की छवि नोर और अन्य कबीले के नेताओं को दिखाई थी और उनसे उसके बारे में पूछा था, लेकिन उनके अनुसार नेट एल्डोरिया सिटी नहीं आया था, जिसका मतलब है कि उसे वर्ल्ड डोमेन के एक अलग शहर में भेजा गया था और उसने वहां से टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल किया होगा। अगर वह आदमी वास्तव में डेमन एम्पायर गया था तो हम भविष्य में फिर से मिल सकते हैं। इवान ने बड़बड़ाया और अपने कोर को देखा जो अभी भी ठोस बनने की प्रक्रिया में था। इवान फॉर्मेशन के बीच में बैठा रहा और अपने कोर के विकसित होने का इंतजार करता रहा। बस इसी तरह पलक झपकते ही 40 घंटे बीत गए। बस थोड़ा और, इवान ने अपने कोर को देखते हुए बड़बड़ाया जो पूरी तरह से ठोस बनने वाला था। जैसे ही इवान ने अपने कोर को देखा, फॉर्मेशन की ऊर्जा उसके शरीर के अंदर दौड़ती रही और कुछ मिनटों के बाद धमाका, इवान के शरीर से एक तेज आभा निकली और उसका कोर पूरी तरह से ठोस बन गया। अध्याय 699 एल्थारॉन भाग 1। बूम! एक धमाकेदार ध्वनि के साथ इवान के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और उसका मोनाक कोर पूरी तरह से ठोस हो गया। आपका मोनाक कोर सफलतापूर्वक प्राइमोडियल मोनाक कोर में विकसित हुआ। आपने द हार्ट ऑफ ओरिजिन प्राप्त कर लिया है। आपका शीर्षक मास्टर ऑफ द शैडो रियलम, द क्रिएटर ऑफ द प्राइमोडियल शैडो रियलम में विकसित हो गया है। आपकी छाया ऊर्जा प्राइमोडियल शैडो एनर्जी में विकसित हो गई है। आपके शीर्षक का प्रभाव कोष्टक योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह कोष्टक कोष्टक योजक चिन्ह 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 कोष्टक। जैसे ही इवान का कोर पूरी तरह से ठोस हो गया, उसके रेटिना के सामने कई सूचनाएं चमक उठीं, लेकिन उसके पास उन्हें देखने का समय नहीं था क्योंकि जिस क्षण उसका कोर पूरी तरह से ठोस हो गया, उसके अंदर एक अथाह शक्ति उमड़ पड़ी और उसके शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इवान का प्रिमोडियल मोनाक कोर, जो एक छोटे काले हीरे की तरह दिखता था, चमकता हुआ दिखाई दिया और ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें छोड़ी जो उसके रक्त, हड्डियों और अंगों में विलीन हो गईं। उसके शरीर की सभी कोशिकाएं ऊर्जा तरंगों से परिष्कृत हो रही थीं और उसकी आभा बढ़ रही थी। गड़गड़ाहट। इवान का प्रिमोडियल मोनाक कोर, जो एक छोटे काले हीरे की तरह दिखता था, चमकता हुआ दिखाई दिया और ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें छोड़ी जो उसके रक्त, हड्डियों और अंगों में विलीन हो गईं। उसके शरीर की सभी कोशिकाएं ऊर्जा तरंगों से परिष्कृत हो रही थीं और उसकी आभा बढ़ रही थी। गड़गड़ाहट। कोर इवोल्यूशन रूम का माहौल कांप उठा और ऐसा लगा जैसे इवान के शरीर से निकलने वाली आभा के कारण पूरा स्थान ढह जाएगा। लानत है, इवान ने अपने दांत भींचे और चिल्लाने से बचने की बहुत कोशिश की क्योंकि ऊर्जा तरंगें उसके मांस को चीरती हुई उसे फिर से बनाने लगीं। क्रैक! फक! अचानक एक चटकने वाली आवाज आई और जब उसकी हड्डियां टूटने लगी तो इवान खुद को कोसने से नहीं रोक सका। क्रैक! क्रैक! उसके शरीर की सभी हड्डियां टूटकर बिखर गई थीं और उसके प्राइमोडियल मोनाक कोर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों द्वारा फिर से बन गई थीं। ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि इवान को उम्मीद थी कि उसके पास एक और औषधि होगी ताकि वह इसे फिर से बेहोश होने के लिए इस्तेमाल कर सके। शोधन प्रक्रिया के दौरान इवान बहुत दर्द में था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसका रूप भी थोड़ा बदल गया।
शोधन प्रक्रिया पूरे 5 घंटे तक चली और उन 5 घंटों के दौरान इवान का शरीर उसके प्राइमोर्डियल मोनार्क कोर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों द्वारा पूरी तरह से फिर से बन गया। शोधन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इवान पूरी तरह से थक गया था और बिना एक उंगली भी उठाए जमीन पर गिर गया। ये बहुत दर्दनाक था, उसने शाप दिया और थकावट के कारण अपनी पलकें भारी होती महसूस की। लेकिन अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले उसने अपनी आंखों के सामने एक अधिसूचना देखी और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। आपका आदिम सम्राट कोर रैंक 1 तक विकसित हुआ। तारांकन 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 तारांकन। और अज्ञात समय बाद कोर इवोल्यूशन रूम में एक दबी हुई कराह सुनाई दी और इवान, जो शरीर शोधन प्रक्रिया के बाद बेहोश हो गया था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अरे, ये बहुत दर्दनाक था, इवान ने अपनी आंखें खोलने के बाद कराहते हुए कहा, क्योंकि वह अभी भी अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकता था। वह मुश्किल से बैठा और पहली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि उसका शरीर अब पहले से थोड़ा अलग था। मेरे शरीर शोधन प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ? इवान ने अपने शरीर को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। शोधन प्रक्रिया के दौरान वह दर्द के कारण किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब जब उसने अपने शरीर को देखा तो उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वह खड़ा हुआ और अपने शैडो स्टोरेज से स्नो को बुलाया। मेरे लिए एक आईना बनाओ, उसने गहरी आवाज में स्नो से कहा और देखा कि अब उसकी लंबाई 200 सेमी हो गई है। इवान की बात सुनकर स्नो ने तुरंत अपनी कुशलता का इस्तेमाल नहीं किया और उसके चेहरे पर एक चकित नज़र से उसे देखा। क्या? इवान ने उलझन भरी आवाज में पूछा जब उसने देखा कि स्नो उसे कैसे देख रही थी। इवान की बात सुनकर स्नो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि कुछ नहीं हुआ। सिर हिलाने के बाद स्नो ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जो एक बड़े बर्फ के दर्पण में बदल गया। NO12BN.C ओम। इवान ने कुछ सेकंड के लिए स्नो को देखा और फिर दर्पण की ओर मुड़कर अपने चेहरे को देखा, और जैसे ही उसने दर्पण में देखा, स्नो की तरह ही उसके चेहरे पर एक चकित भाव दिखाई दिया। आखिर यह आदमी कौन है? इवान ने चकित स्वर में बुदबुदाया, अभी भी दर्पण में आदमी को देख रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और दर्पण में आदमी ने भी उसके जैसा ही काम किया। इवान ने कुछ बार अपनी आंखें झपकाईं और अपने बगल में स्नो को देखा। क्या दर्पण में यह आदमी मैं हूँ? इवान की बात सुनकर स्नो ने अपना सिर हिलाया। स्नो को अपना सिर हिलाते हुए देखकर इवान ने वापस दर्पण की ओर देखा और अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने दिमाग में हलचल महसूस की। बर्फ के आईने में एक नंगे सीने वाला आकर्षक आदमी खड़ा था, जिसके बाल काले थे और उसकी काली आंखें एक अथाह रसातल का एहसास दे रही थीं। उसका सुडौल शरीर एक सुडौल शरीर और 8 पैक एब्स द्वारा परिभाषित आत्मविश्वास और शक्ति को दर्शाता है। इवान के चेहरे में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया और वह अभी भी पहले जैसा ही था। हालांकि शरीर के शोधन की प्रक्रिया के कारण उसकी ऊंचाई काफी बढ़ गई थी, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह उसके कान थे। उसके कान अब इंसानों के कानों की तरह नहीं दिख रहे थे, इसके बजाय वे अब एलिसिया के नुकीले कानों की तरह लग रहे थे, जिससे उसे एक अलग तरह का लुक मिल रहा था। इसके अलावा किसी कारण से अब उसके शरीर के चारों ओर की आभा में राक्षसों की विशेषता है। इवान ने अपने नुकीले कानों को छुआ और एक भान उठाई, क्योंकि उसे अपने नुकीले कानों को देखकर काफी अजीब लग रहा था। शोधन प्रक्रिया के दौरान आखिर क्या हुआ? इवान ने हैरान आवाज में बुदबुदाया और अपनी स्टेटस विंडो खोली। क्योंकि अब वह रैंक 1 कोर इवॉल्वर बन गया था, उसकी स्थिति विंडो पहले से बहुत अलग थी और रिफाइनमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे कई नई सूचनाएं मिली थीं। जब इवान ने अपनी स्थिति विंडो देखी तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इसे कुछ समय के लिए अनदेखा कर दिया और अपनी उपस्थिति में बदलाव का कारण तलाशने लगा। हालांकि कई नई सूचनाएं थीं, फिर भी इवान ने कुछ ही सेकंड में वह चीज पाली जिसकी उसे तलाश थी। और जब उसने अपनी उपस्थिति में बदलाव का कारण देखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया हो। आपकी जाति एल्थारोन में विकसित हो गई है। अध्याय 700 एल्थारोन भाग 2। आपकी जाति एल्थारोन में विकसित हो गई है। इवान ने अपने चेहरे पर खाली भाव से अधिसूचना को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया करे। उसे नहीं पता था कि एल्थारोन किस तरह की जाति है, लेकिन अपने आसपास राक्षसी आभा को महसूस करते हुए और उसकी शक्ल को देखते हुए इवान अनुमान लगा सकता था कि इस जाति का राक्षसों और कल्पित बौनों से कुछ लेना देना है। वह पूरे 1 मिनट तक अधिसूचना को घूरता रहा। 1 मिनट के बाद उसने गहरी सांस ली और बर्फ के दर्पण की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे कोर के विकास के बाद मेरी जाति भी बदल जाएगी, इवान ने धीमी आवाज में कहा। टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा द्वारा दी गई जानकारी के कारण इवान पहले से ही जानता था कि रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद लोगों के कोर उनके जीवन के अनुभवों के अनुसार विकसित होते हैं। पहले वह अपनी अजीब स्थिति के कारण इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था। अन्य लोगों से अलग उसके पास 2 कोर थे, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसके कोर इवोल्यूशन के दौरान क्या होगा, इसलिए उसने अपने कोर इवोल्यूशन के बाद होने वाली चीज़ों के बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं किया।
वास्तव में टॉवर की आत्मा ने जो मुझे बताया था उसे सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद करनी चाहिए थी, इवान ने खुद से कहा और हल्के से अपना सिर हिलाया। अपने रूप को देखते हुए उसे अचानक वह सपना याद आ गया जो उसने कुछ महीने पहले एस्ट्रेट सिटी के जंगल में ओलिविया को मारने के बाद देखा था। अध्याय 366। उस सपने में उसने अपने जैसा ही एक आदमी देखा था जिसने कुछ ड्रैगन को मार डाला था और एक महिला को बचाया था। उस सपने में उस आदमी के भी उसके जैसे तीखे नुकीले कान थे और जिस महिला को उसने बचाया था उसे लगा कि वह आदमी आधा एल्फ है। आधा एल्फ हो, इवान ने धीमी आवाज में कहा और अपने आसपास के राक्षसी आभा को देखा। उसे यकीन था कि एल्फ के अलावा उसकी जाति भी राक्षसों से निकटता से जुड़ी हुई थी। उसने अपनी स्थिति विंडो पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या उसे अपनी नई जाति के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसे निराशा हुई कि उसकी स्थिति विंडो में उसकी नई जाति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिखाई दी। ऐसा लगता है कि मुझे यूटोपिया जाने के बाद इस जाति के बारे में जानकारी ढूंढनी होगी, इवान ने खुद से कहा और अपना सिर हिला दिया। वह एक बार फिर कोर एवोल्यूशन रूम के फर्श पर बैठ गया और पहले प्राप्त अन्य सूचनाओं को देखा। आपका मोनाक कोर सफलतापूर्वक प्राइमोडियल मोनाक कोर में विकसित हुआ। आपने द हॉट ऑफ ओरिजिन प्राप्त कर लिया है। हॉट ऑफ ओरिजिन, इवान ने ये देखकर भौहें उठाईं और हॉट ऑफ ओरिजिन के बारे में जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। हॉट ऑफ ओरिजिन की वजह से अब आपके लिए ओरिजिन का रास्ता खुला है। हॉट ऑफ ओरिजिन के बारे में जानकारी पढ़ते हुए इवान के सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए क्योंकि उसे हॉट ऑफ ओरिजिन के बारे में एक भी बात समझ में नहीं आई। इसका क्या मतलब है कि अब मेरे लिए मूल का मार्ग खुल गया है? इवान ने चेहरे पर शिकन के साथ बड़बड़ाया और अपने दिल की ओर देखा जो रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा में ढका हुआ था। अपने कोर के विकास के बाद इवान के दिल ने प्रत्येक धड़कन के साथ अपने पूरे शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें भेजना बंद कर दिया, लेकिन इवान अभी भी अपने दिल के अंदर छिपी एक अजीब शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने अपने दिल को ध्यान से देखा, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह मूल के दिल के बारे में कुछ पा सकता है, लेकिन 5 मिनट तक देखने के बाद उसे कुछ नहीं मिला और उसने इस पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया। इसे भूल जाओ, मेरी जाति के बारे में जानकारी की तरह मैं यूटोपिया जाने के बाद मूल के दिल के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश करूंगा। इवान ने अन्य सूचनाओं को देखा और आश्चर्य में भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। आपका शीर्षक मास्टर ऑफ द शैडो रील्म, द क्रिएटर ऑफ द प्रिमोडियल शैडो रील्म में विकसित हुआ है। NOWELBN.com। आपकी छाया ऊर्जा प्राइमोडियल शैडो एनर्जी में विकसित हुई है। प्राइमोडियल शैडो एनर्जी, इवान ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा और अपने प्रिमोडियल मोनाक कोर के अंदर की ऊर्जा को देखा। सार चैनल के माध्यम से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाले विश्व सार के विपरीत उसकी प्रिमोडियल शैडो एनर्जी बिना हिले डुले उसके कोर के अंदर रह रही थी। हालांकि छाया ऊर्जा पहले जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसके चारों ओर की आभा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालांकि मैं खुद कोशिश किए बिना निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन मैं बता सकता हूं कि मेरे कोर के अंदर की नई छाया ऊर्जा पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक शक्तिशाली है, इवान ने अपनी नई छाया ऊर्जा की शक्ति के कारण उत्साहित महसूस करते हुए चमकती आंखों से कहा। छाया ऊर्जा की शक्ति पहले से ही भयानक थी, लेकिन इस नए विकास के साथ इसकी शक्ति और भी बढ़ गई। मेरे रैंक में सुधार के कारण मेरी शून्य ऊर्जा की शक्ति भी बढ़ गई है, इवान ने एक पल के बाद कहा जब उसने शून्य ऊर्जा की थोड़ी मात्रा को देखा जो उसके प्राइमोडियल मोनाक कोर के अंदर भी थी। ऐसा लगता है कि शून्य ऊर्जा और छाया ऊर्जा के बीच कोई संघर्ष नहीं है, भले ही वे अब एक ही कोर के अंदर हैं। पहले इवान की छाया ऊर्जा उसके मोनाक कोर के अंदर थी, जबकि उसकी शून्य ऊर्जा उसके प्राइम कोर के अंदर थी। क्योंकि दोनों ऊर्जाएं अलग अलग कोर के अंदर थीं, इसलिए उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन जब उसका कोर विलीन हो गया तो इवान घबरा गया कि उसकी छाया ऊर्जा और शून्य ऊर्जा के बीच कुछ संघर्ष होगा, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसने राहत की सांस ली क्योंकि ऊर्जाओं के बीच कोई संघर्ष नहीं था। इवान अपने नए शीर्षक प्राइमोडियल शैडो दायरे का निर्माता के विवरण की तलाश करने वाला था जब उसकी नज़र अगले 2 नोटिफिकेशन पर पड़ी और उसका शरीर जम गया। यह अंडरस्को, इवान ने चौंक कर अपने सामने अगले 2 नोटिफिकेशन को देखते हुए कहा। आपके शीर्षक द कर्स्ड वन का प्रभाव 50% कम हो गया है क्योंकि शीर्षक द क्रिएटर ऑफ द प्रिमोडियल शैडो रीम है। आपके वंश के डूम ब्रिंगर का अभिशाप प्रभाव 50% कम हो गया है क्योंकि शीर्षक द क्रिएटर ऑफ द प्रिमोडियल शैडो रीम है।